You will be fine. How are you? Welcome to all. Let's start class. तो मालूम ही है आज ट्यूसडे है, मंगलवार 7 जुलाई है 1896। याद होगा आपको। आज मुंबई के वाटसन होटल में फ्रेंच ब्रदर लूमियर ब्रदर ने भारत में पहली बार एक फिल्म वाटसन होटल में स्क्रीन पर दिखाया। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया। 7 जुलाई 1896 बाय लूमियर ब्रदर्स, वाटसन होटल, मुंबई। तो आज का इम्पोर्टेंस ये है। चलिए ठीक है, बात को हम अब आगे बढ़ाएं। हिस्ट्री में आपका चल रहा है गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर में आप आ गए थे समुद्रगुप्त के ऊपर। तो समुद्रगुप्त के ऊपर बात करें, और बात कर रहे थे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। और प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हरिसेन प्रशस्ति क्यों कहते हैं, ये पढ़ चुके थे। अब हमने बताया था कि उसने इन राज्यों को पराजित करने के लिए, देश में मिलाने के लिए जो नीतियां अपनाई, उसके संदर्भ में प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा बोर्ड पे लिख दो। सेवेंथ जुलाई जीएस फाउंडेशन क्लास, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, टॉपिक गुप्ता एम्पायर, और हम चल रहे हैं समुद्रगुप्ता, जिसको आप देखते हैं 335 एडी से 380 एडी तक रूल किया, 45 ईयर्स। इसके ऊपर हमारी बात चल रही है। ठीक है, तो ध्यान देना है, सुनिए गौर से। जैसा मैंने कहा, प्रयाग प्रशस्ति नोन एज हरिसेन प्रशस्ति, और उसमें जिस तरह का वर्णन है समुद्रगुप्त के लिए, उसके संदर्भ में देखें तो श्रीलंका का राजा मेघवर्मन भी अधीनता कबूल किया, और क्या सब किया कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं, इसने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नीतियों के तहत देखिए इसने क्या क्या किया। तो दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया, यानी दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। और ये इसके लिए समुद्रगुप्त ने जिस रास्ते का अनुसरण किया वह रास्ता जाता है कहाँ, उड़ीसा से। दिमाग में बात को रखिए, पाटलिपुत्र पटना बिहार में है। ऑब्वियसली वो कौन सा रास्ता अप्लाई करेगा, तो रास्ता निकाला कहाँ से, तो रास्ता निकला झारखंड, पुरुलिया, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा के तटीय प्रदेशों से होते हुए राजाओं को पराजित करते हुए कहाँ तक गया, कावेरी नदी तक उसने जो है अपना विस्तार बनाया। तो कावेरी नदी तक गया, ये ध्यान में रखने की चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद बैक आया, और बैक आया तो कावेरी नदी से होते हुए बैक महाराष्ट्र से होते हुए फिर छत्तीसगढ़ से फिर निकल लिया कहाँ के लिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर पाटलिपुत्र। तो दक्षिण भारत का अभियान के तहत इसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। जैसा मैंने आपको बताया था, महेंद्रगिरी, व्याघ्र राजा, हरित वर्मन, अग्रसेन, विष्णुगोप, दमन, कुबेर, मंत्राक्षर, स्वामी दत्त, नील राजा, धनंजय। अब इसमें दिया हुआ है कि जो पहला है महेंद्र और 12वां है, ये सभी का नेतृत्व, ये दो को छोड़ दीजिए, धनंजय और महेंद्र को छोड़ दीजिए,
तो बाकी तमाम राजा जो 10 हैं, इन सब का लीडरशिप कौन लिया था? विष्णुगुप्त ने लिया था। विष्णुगुप्त जो है कांची का पल्लव राजा था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही तो आपसे पूछता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के, ठीक है, कौन से राज्यों के संघ को पराजित किया था? तो उस संघ को कहते हैं त्रिमीर संघ। किसको? त्रिमीर संघ। तो त्रिमीर संघ में जितने भी राजा थे, ये ध्यान रखना है। कहा जाता है 3 राजाओं के संघ त्रिमीर संघ को पराजित किया। दक्षिण भारत के 10 राजाओं के संघ त्रिमीर संघ को पराजित किया। इन त्रिमीर संघों का जो लीडरशिप था वो किसके था? कांची के पल्लव राजा विष्णुगुप्त से था। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा मेघवर्मन, कांची का पल्लव राजा विष्णुगुप्त। कांची के किस राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया? विष्णुगुप्त। त्रिमीर संघ का लीडरशिप कौन कर रहा था? विष्णुगुप्त। दक्षिण भारत के 3 या 10 या अनेक राजाओं के संघ त्रिमीर संघ को किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने। और इन सभी राज्यों को पराजित करके फिर छोड़ दिया कि जाओ अपना अपना शासन करो, और जब मन हो नजराना दे जाना, फ्री कर दिया। दूसरा, अब जो गुप्त साम्राज्य था उसके जो बॉर्डर्स एरिया पे कुछ स्टेट थे, ऐसे 5 स्टेट को भी डिफीट किया। समतात, जो आज दक्षिण पूर्वी बंगाल है, जिसे गौड़ कहते हैं, समतात, अब जिसकी राजधानी करमांत थी। दबक, ये जो आज पश्चिम बंगाल में चटगांव है ना, चटगांव, चिटगांव, चिटगांव की पहाड़ी है, चिटगांव बंदरगाह है। चिटगांव से हमारा जो है मास्टर सूर्य सेन जो है स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी संगठन, और उनकी जो शिष्या थी सुनीता चौधरी, ये सब जो है चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 में किए थे, वही चटगांव जिस पर मूवी भी बन चुकी है। तो चिटगांव या चटगांव जो बांग्लादेश में तटीय प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में है, उसको कामरूप, आप भी जानते हैं प्राचीन भारत में असम का नाम कामरूप था, और कामरूप की राजधानी जो है प्राग ज्योतिषपुर था। ये हॉट क्वेश्चन होता है, पूछता ही है कि प्राग ज्योतिषपुर किसकी राजधानी थी? कामरूप की। कामरूप से क्या अभिप्राय है? असम। अब आइए, नेपाल के तटीय प्रदेश के गोरखा राजा को भी पराजित किया, और कर्तीपुर, कर्तीपुर यानी जालंधर, जालंधर में भी जो आज पंजाब का है उसको भी पराजित किया। इस तरह से देखते हैं कि ये सबको पराजित करिए, और इन सब को पराजित करके अधीनता कबूल करवाया, और सभी के सामान इनके केंद्र के राज्य दरबार में उपस्थित होते थे, तथा उनकी बेटियों से यहाँ के गुप्तों के राज दरबार में शादी होती थी। लॉयल्टीज के लिए ये काम करते थे। अब आइए, विदेशियों पर भी आक्रमण। अब कहते हैं विदेशी कौन? तो जो विदेशी थे उस टाइम में, यानी पश्चिमोत्तर सीमा पर, उनको भी पराजित किया। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री पर फॉरेन ऑफेंडर्स थे, जो अपना स्टेट कायम कर लिए थे, उसको पराजित किया। कौन? मुरुंड। मुरुंड कहाँ थे? लंपक और अफगानिस्तान। लंपक ही लमघान है, और लमघान आज अफगानिस्तान का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो अफगानिस्तान के लंपक लमघान पर कुशान, कुशानों का मालूम ही है कंधार पे था, काबुल पे था, उसको मटियामेट किया। शका, बिल्कुल शकों को पराजित किया उत्तर भारत में। फिर है सिंगल राजा, श्रीलंका का राजा, उसको स्वर्णदेव, दक्षिण पूर्व एशिया, तो म्यांमार वगैरह क्षेत्र को कहते हैं कि इसने भी किया। अब है पश्चिम के 9 गणराज्य की अधीनता, यानी जो गुप्त साम्राज्य के वेस्ट में 9 किंगडम्स थे, उसको पराजित किया और अपनी अधीनता कबूल करवा दिया। कहा कि तुम ऑटोनोमस रूल करो, स्वायत्त शासन करो, पर तुम मेरे अधीन हो, ऐसे समझो। जैसे जो राजपूताना में राजा अपना शासन कर रहा है, जय सिंह, जसवंत सिंह जो भी है, ठीक है, दुर्गा सिंह, लेकिन वो मुगलों का कहीं ना कहीं अधीन भी है, ये मतलब। अब जैसे देखिए, मालव जो पूर्वी राजपूताना है, मालव कहलाया। योधेय जो बहावलपुर, भरतपुर होते हुए रोहतक वाला क्षेत्र है, तो ये रोहतक पंजाब वाला क्षेत्र योधेय कहलाया। माद्रक केंद्र शाकाल, आज का शियालकोट। पंजाब में जो शियालकोट है
पाकिस्तान के पंजाब के शियालकोट को, वहाँ पर माद्रक थे। और माद्री, याद है ना महाभारत की माद्री, वो वहीं से थी। अर्जुनायन, जयपुर के निकट का क्षेत्र अर्जुनायन कहलाता था, उसको भी कब्जे में लिया। शंगानिक यानी भिलसा, भिलसा ही विदिशा है, तो भिलसड भिल्लस्वामी, भिलसा भिलसड भिल्लस्वामिनी सब एक ही जगह है, ये विदिशा में है। आभीर, भिलसा और झांसी के बीच, जो विदिशा है भिलसा और झांसी जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, इसके बीच की जगह को आभीर कहा जाता था। फिर है आपका प्रार्जुन, काक और खारपरिक, ये सभी भिलसा के उत्तर पूर्व में थे। तो यानी कि विदिशा के उत्तर पूर्व के राज्य को खारपरिक, काक, प्रार्जुन कहा जाता था। इन सभी को नौगराज को जीनकर अपनी अधीनता स्वीकार करके कहा कि शासन करो पर मेरे अधीन। अब आइए युद्ध नीति क्या कहता है। तो युद्ध नीति में कहता है कि एक्चुअली जो है सिकंदर जो समुद्रगुप्त जो था बेटा, वो युद्ध करके आनंद पाता था, युद्ध और हिंसा में आनंद प्राप्त करता था, युद्ध उसे अच्छा लगता था। आज हमारे गलवान के जो शहीद है और गलवान के जो है या भारतीय हमारी जो सेना है, तो जिसका काम ही सेना का है, उसको युद्ध में क्या करना चाहिए, आनंद प्राप्त करना चाहिए, यानी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। जीना मरना तो है ही, तो वो जीतेगा। क्रिकेट में जब तक डिफेंसिव खेलते रहे हारते रहे, जब से ऑफेंसिव शुरुआत किया सौरव गांगुली से, जीतना शुरू कर दिए। बात समझाई। ठीक वैसे ही जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और वही आपके जीवन का अगले 5 साल तक के लिए मूल है, तो उसमें आनंद लीजिए ना, पढ़ करके आनंदित होइए। एक भी क्वेश्चन अगर आपका सही लगता है तो आनंद महसूस होता है, एक सही बात ये वाला, तो आनंद महसूस करिए, जीवन अपने आप अच्छा चलेगा और सब कुछ सफलता हाथ लगेगी। किसी भी चीज़ को अपसेट माइंड से मत पढ़िए। अब है शत्रु पर, याद रखिएगा, शत्रु पर अधिकार कर मुक्त कर देना। अधिकार कर लिया, फिर कहा कि चलो तुमको मुक्त करते हैं। राज लौटाकर दया कर देना और राज्य प्रशासन में मिला लेना। तो जो केंद्र के राज थे उसको प्रशासन में मिला लिया, सीमाई राज को अपने अधीन कर लिया, और जो विदेशी राज थे उसको जीत करके फिर मुक्त कर दिया कि अपना राज्य अपना लो। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसने 40 राज्यों को जीता। कितने? 40 स्टेट्स को जीत करके अपने में मिलाया। तो ये इसका चीज़ है, ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं समुद्रगुप्त ने और क्या काम किया, तो उसके संदर्भ में देखते हैं कि क्या बात होगी। तो गौर फरमाइएगा, समुद्रगुप्त का संदर्भ देखिए। मैंने पहले ही कह दिया, एक अश्वमेध यज्ञ किया। विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा और पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। धरती को कहते हैं धरणी, बद्ध मतलब बांधना, तो इसने अपना टाइटल लिया धरणी बद्ध। धरणी बद्ध, एक सूत्र में धरती को बांधने वाला, तभी उसे राइट मिला अश्वमेध यज्ञ करने का। तो ये चीज है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे 9 स्टेट्स जिसको कब्जे में लेकर के अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। वो देखिए, रुद्रसेन कौशाम्बी का राजा मिला लिया, मातिल बुलंदशहर का राजा मिला लिया, नागसेन चंपावती यानी पद्मावत आज का ग्वालियर, ग्वालियर का नाम चंपावती भी था, तो ग्वालियर को मिला लिया, चंद्रवर्मन पश्चिम बंगाल मिला लिया, गणपति नाव वेगनर विदिशा मिला लिया, अदिचुल्य अहिच्छत्र बरेली मिला लिया, नंदिन मध्य प्रदेश मिला लिया, बलवर्मन नागदत्त मथुरा सबको मिला लिया। तो इन राज्यों को जो सेंट्रल में था उसको अपने पास मिला लिया। तो ये याद रखिएगा। अब आइए, समुद्रगुप्त के लिए वह क्रांति और विजय में आनंद प्राप्त करता था। समझ में आई बात? क्रांति और विजय में आनंद प्राप्त करता था, यानी युद्ध में आनंद प्राप्त करता था। अशोक के विपरीत है। अशोक एक युद्ध के बाद युद्ध से घृणा करने लगा, तो यह अशोक के विपरीत है। यह माइंड में कब करेंगे, ध्यान देंगे। काच समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था, 5 वर्ष तक शासन किया। कुछ इतिहासकार काच को ही समुद्रगुप्त कहते हैं, पहले ही बता दिया। रामगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, स्मिथ, फ्लिट और एलन ने ऐसा कहा है और कुछ साल शासन किया, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त से बाहर निकल करके चंद्रगुप्त द्वितीय। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य, इसके बारे में देखिए बेटा, भारतीय इतिहास में 14 राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। विक्रमादित्य पहला उपाधि जो लिया वो था जो विक्रम कैलेंडर की शुरुआत की 57 बीसी में। जो आखिरी था विक्रमादित्य की उपाधि लिया वो हेमचंद्र भार्गव फ्रॉम पटना, रेवाड़ी के बाजार का, नमक का व्यापारी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वर्सेस हेमू वर्सेस हुमायूं। तो ये जो हेमू है हेमचंद्र भार्गव, जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने अपने को राजा घोषित किया और एक टाइटल लिया विक्रमजीत, और एक टाइटल है विक्रमादित्य। तो कोई विक्रमजीत लिखेगा, कोई विक्रमादित्य लिखेगा, तो ये आखिरी है, समझ आई। तो ये ध्यान रखें, कुल 17 में से गुप्त काल के भी 2 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। पॉइंट, चालुक्य राजा 2-3 थे जो विक्रमादित्य की उपाधि लिए, तो लेने वाले हैं। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये भी 10-15 क्वेश्चंस के अच्छे खासे मालिक हैं जना, तो ध्यान दें। अब आइए, अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त का संदर्भ हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए क्या है। 380 से 412 का संदर्भ है और 32 वर्ष का शासन है, और इसके समय में साम्राज्य उत्कर्ष पे था। जो काम अकबर ने कर दिया उसके आधार पर जो है जहांगीर और शाहजहां ने फ्लोरिश किया, डेकोरेशन किया। समुद्रगुप्त ने जो काम कर दिया उसको ये और एक्सटेंशन दिया और डेवलपमेंट का काम किया। तो यहाँ आज का डेवलपमेंट नहीं, उस जमाने के हिसाब से काम किया। क्या काम किया तो समझिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक कहानी है विक्रम और बैताल। ये तो पढ़ते हैं ना बचपन की कहानी, चंदा मामा की कहानी, विक्रम और बैताल। तो विक्रम और बैताल में ये जो विक्रम है यही राजा विक्रमादित्य है, और बैताल जो है एक पिशाच है जो कब्रिस्तान में रहता है और उसके पीठ पर लाद के रोज एक कहानी बोलता है कि अगर तुमने इसको मतलब जवाब दे दिया तो मान लूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और दूसरा ये भी कहता है कि बीच में तुम बोलोगे तो छोड़ूंगा नहीं। तो कहानी बोलता है, जवाब मांगता है, जवाब देता है। तो अरुण गोविल जो राम बना है ना वो विक्रम बैताल में पहले आता था विक्रम बन के। पर चलिए, तो विक्रम बैताल की कहानी को ही दूसरा नाम कहते हैं बैताल पच्चीसी। बैताल पच्चीसी उर्फ विक्रम बैताल की कहानी ये गुप्त काल की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें यह विक्रम कोई और नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। एक क्वेश्चन क्लियर। अब आइए, इसने मालवा प्रदेश को जीता, यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से मालवा प्रदेश को जीता, और यहां पर जो है हून शासक जो थे इन सबको मार भगाया। मिहिर कुल को पराजित किया, पुत्र तोरमान को पराजित किया, मार भगाया, और उस जगह पे उज्जैन को अपना सेकंड कैपिटल डिक्लेयर किया। ध्यान दें, पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी, वैसे शुरुआत तो प्रयाग से, प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र। याद रहेगा प्रयाग से शासन कौन किया था? श्रीगुप्त और घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम कहां से शासन किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बना के। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उज्जैन को जीतकर सेकंड कैपिटल बनाया सिप्रा नदी के किनारे, और इसी कैपिटल में उसके नवरत्न 9 स्कॉलर्स रहते थे। तो ये जो जीत हासिल की किसको पराजित करके? तो याद रखिएगा हूनों को पराजित करके। उज्जैन, और उज्जैन से और वेस्ट जाइए तो आपको नजर आएगा सूरत, भड़ौच, भारूकक्ष, ये सब बड़े बंदरगाह थे। और जानते ही हैं वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारिक तट थे। तो वहां पर कब्जा हुआ, और इसका अर्थ हुआ कि बहुत धन व्यापक रूप से होगा।
रिचनेस को दिखाएगा, तो मायने रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का संदर्भ देख लिया, राजधानी बनी शिप्रा। अच्छा, अब याद रखिए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से शादी अपनी बेटी प्रभावती करवाई। लेकिन होता क्या है कि रुद्रसेन अनटाइमली डेथ कर जाता है, प्रभावती विधवा होती है, तो प्रभावती अपने छोटे नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठा के, प्रवरसेन है, छोटे नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठा करके खुद जो है सारी शक्तियां, पावर ऑफ अटर्नी अपने हाथ ली और शासक बनी, और इसे संरक्षिका कहते हैं। समझ में आई बात? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी वाकाटक नरेश, ठीक है, वाकाटक नरेश रुद्रसेन से की, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो प्रभावती जो है संरक्षिका के तौर पर अपने छोटे बालक को गद्दी पर बैठा के शासन की। दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब आइए, अगला मेरा पॉइंट बना, प्रभावती वास्तविक संरक्षिका थी, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। अब इसने एक टाइटल लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक टाइटल लिया, परम भट्टारक। बेटा, भट्टारक मतलब क्या होता है? तो राजा, और राजा के ऊपर राजा, तो परम भट्टारक, द किंग ऑन द किंग्स, किंग ऑन द किंग्स। और भट्टारक का एक्चुअल मतलब होता है जो दूसरों पर आश्रित हो। जैसे बेटा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन तो मैं नहीं करता, टर्सरी है मेरा, टीचिंग है, सेवा क्षेत्र है, और प्राइमरी नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता मैं, यानी मैं खेती नहीं करता, पशुपालन नहीं करता, माइनिंग नहीं करता, ऐसी डायरेक्ट काम मैं नहीं करता जो उपज खाए। हाँ, गांव में मेरा काम चलता है, मेरे भाई सब देखते हैं, लेकिन जनरली मैं जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या होता है, हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप जो पढ़ते हैं तो जो फीस देते हैं उससे हमारा घर चलता है। एक तो ये हुआ। तो दूसरा होता है जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन का काम देखते हैं, राज्य संचालन का काम देखते हैं, सुरक्षा का काम देखते हैं, लेकिन वो सब किस पर डिपेंड है? टैक्स पर। तो जो जनता काम करती है, खेती का, बारी का, माइनिंग का, शिल्पी, कारीगर, उनसे जो टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स के पैसे खर्च होते प्रशासन पर। तो जो राजा महाराजा प्रशासनिक अधिकारी सब होते थे, सामान सब, वो तो भूराजस्व लगान से वसूले हुए आय पर निर्भर थे। तो वो भोक्ता है, कंज्यूमर है। तो जो कंज्यूमर होता है, भोक्ता होता है, जो डायरेक्ट काम नहीं करता, किसी के ऊपर डिपेंड है, उसके हिस्से खाता है, उसे क्या कहते हैं? भट्टारक। तो परम भट्टारक कौन है? तो जो राजा है वो है। तो याद रखिएगा, तो गुप्त काल में राजा लोग एक टाइटल लेते थे, परम भट्टारक। भट्टारक तो अब सामांत है, तो ये उससे ऊपर जाएगा ना, तो ये चीज कहते हैं शुद्ध, विशुद्ध, परम शुद्ध, यही कहते हैं ना। श्री 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 108 पंडित रविशंकर हैं, तो ये जो चलता है ये चीज है। तो परम भट्टारक इसने उपाधि ली, वराहादित्य, विष्णु से तुलना करते हुए अपनी उपाधि ली वराहादित्य। वराह अवतार विष्णु का है, तो आदित्य, वराहादित्य। फिर है इसकी मुद्रा पर, या गुप्तों की मुद्रा पर गरुड़ होते थे, और किसी को भी कोई भी चीज दे तो गरुड़ का मुहर उस पर लगता था। इसके दरबार उज्जैन में नवरत्न रहते थे, और नवरत्न का संदर्भ आप भी जानते हैं, एक कालिदास थे जिन्हें महाकवि कालिदास कहते हैं, और कालिदास ने जो है संस्कृत भाषा में कई पुस्तकें लिखी। तो एक ड्रामा है, नाटक, जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला जो वन में रहती थी कण्व ऋषि के आश्रम में, उन दोनों की प्रेम कहानी है। तो ये पॉइंट। दूसरा, विक्रमो वर्षीय, इसमें विक्रम नाम का एक राजा है और उर्वशी नाम की एक देवलोक की कन्या परी है, उसके बीच की प्रेम कहानी है और बहुत ही मार्मिक है। तीसरा, रघुवंशम, रघुकुल, रघुवंश यानी राम, तो राम के वंशज की कहानी है, तो राम की कहानी है। कुमार संभव, संभव मतलब होता है कोई चीज होना, और कुमार मतलब पुत्र, लेकिन यहां कुमार का पर्टिकुलर कौन है? तो शंकर जी के जो प्रथम पुत्र हैं कुमार, यानी कार्तिकेय, यानी स्कंद, इन्हें नाम है कार्तिकेय, स्कंद या कुमार। तो कुमार कैसे पैदा हुआ, कैसे संभव हुआ, उसकी कहानी है। आज देखते हैं इन
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बच्चे पैदा होते हैं जिनको दिक्कत है, और भी तरीके हैं। तो ऐसे ही समझिएगा कि माँ पार्वती और जो शिव हैं, दोनों के बीच रिलेशंस कॉपुलेशन में दिक्कत होती थी, और ये कुछ डिमेरिट्स जो थे शिव जी में थे, ऐसे किताब के अकॉर्डिंग है। तो प्री इजैकुलेशन हो जाता था। प्री इजैकुलेशन आप डिक्शनरी में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। तो शंकर जी का प्री इजैकुलेशन हो जाता, जिससे गर्भ नहीं ठहरता और दिक्कत होती। तो उस तरह से ये किताब में बहुत कुछ दिया हुआ है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक भी रहा है, बट ठीक है जो भी है। तो रघुवंश कुमार संभव, और अगला है किताब मालविकाग्निमित्र। इसमें मालविका नाम की जो है उज्जैन की राजकुमारी है, सॉरी वत्स राजकुमारी है, और अग्निमित्र जो है वो उज्जैन का गवर्नर है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्र शुंग। तो इन दोनों की प्रेम कहानी है, इसको कहते हैं मालविका अग्निमित्र। फिर है मेघदूतम। मेघदूतम जो है पूरा का पूरा एक काव्य है, नाटक नहीं है, ये काव्य है, और इसे संस्कृत में ही लिखा। और इसमें भी यक्ष और यक्षिणी के बीच की प्रेम का विरह की वेदना है, जिसमें बादल को मेघ को दूत बना देता है और कहता है कि जाना तो मेरे प्रेयसी से कहना मैं किस हाल में रह रहा हूं। और फिर ऋतु संहार है। ऋतु संहार एक लघु कहानी है, काव्य है, छोटा सा ऋतु संहार, जिसमें तरह तरह के गीत हैं, प्रकृति का वर्णन है। तो मेघदूत में भी प्रकृति का बहुत वर्णन है। और ये अब आइए, तो एक तो ये हुए। दूसरे जो इनके नवरत्न थे, वर रुचि। वर रुचि थे। तीसरे, ठीक है, कुमारामात के पद पर थे। चौथे जो इसके थे उनका नाम था वीरसेन। ये हरिसेन के पुत्र थे, वीरसेन। ये भी बहुत सारे पद, ये भी संधि विग्रहक बने। तो वीरसेन भी थे। तो कितने हो गए? तो वीरसेन, वररुचि, क्या कहते हैं, कालिदास, 3 हो गए। चौथे हैं अमर सिंह। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की, जिसमें व्याकरण भी है और उस समय के समाज की परिकल्पना भी है। फिर अगले एक हुए धनवंतरी। धनवंतरी जो हुए वो चिकित्सक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, धनवंतरी शास्त्र। तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर है आर्यभट्ट, इनको तो जानते ही हैं। तो आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, तक्षशिला से विद्या ग्रहण किए थे, और आर्यभट्ट बहुत बड़े खगोल विद्वान बने, यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट बने, और खगोल विद्या पर उन्हें किताब लिखी। क्या? तो सूर्य सिद्धांतम। और इस सूर्य सिद्धांतम पुस्तक में इन्होंने बताया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सोलर लूनर एक्लिप्स। उन्होंने दुनिया को सबसे पहले बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों घटित होता है। फिर इन्होंने दुनिया को सबसे पहले बताया द सन इन सेंटर एंड आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सूरज केंद्र में है और अन्य ग्रह और हमारी धरती भी इसके चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है। तीसरा, इन्होंने ही सबसे पहले बताया पाई की एग्जैक्ट तो नहीं पर नियरेस्ट वैल्यू। इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया। इन्होंने ही डिसमिल या दशमलव का आविष्कार किया, इन्हीं के खाते में जाना है। तो दशमलव, शून्य, सूर्य सिद्धांतम, नहीं, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी चारों तरफ सूरज का चक्कर लगाती है, ये सब चीजें इन्हीं की देन है, नो डाउट। अब सुनिए, इन्होंने मैथ के ऊपर किताब लिखी, बहुत बड़े गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। तो मैथ के ऊपर किताब लिखी, उसका नाम लिखा आर्यभट्टियम। तो मैथ का पाई का वैल्यू, जीरो का, दशमलव का, ये सब इन्हीं का दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, तो आर्यभट्ट के बारे में आप समझ लिए। अब हम बात करते हैं, ये पटना के पास एक छोटा सा टाउनशिप है, बहुत छोटा सा, तरेगना। तो तरेगना में ही कहते हैं इनका लैब था, और वहीं से जो है वो नजर रखते थे, ठीक है, कॉस्मिक थ्योरीज पर। तो ये चीज है। चलिए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान नाम का चीनी बौद्ध यात्री भारत आया 399 में, और 414 में चला गया। ये पाटलिपुत्र महल का बहुत बड़ा वर्णन करता है, और पाटलिपुत्र शहर को पाली ब्रोथा कहता है। ये कहता है
ये महल ऐसा लगता है कि जैसे देव दूतों ने बनाया है, देव दूतों ने बनाया। फिर कहता है कि यह सूसा और इकबताना के महल से भी भव्य है, यानी मोर बेटर दैन सूसा एंड इकबताना पैलेस। सूसा और इकबताना बेटा ईरान के बहुत बड़े पैलेस थे, महाराजा की हवेली, उससे भी बढ़िया बताता है। ये कहता है कि जो पाटलिपुत्र है वह मतलब 300 स्टेडियम में 30 स्टेडियम में फैला हुआ है। 30 स्टेडियम यानी एक स्टेडिया 150 मीटर होता है। ये दूरी को मापने की इकाई थी स्टेडिया। तो 1 स्टेडिया इजकल टू 150 मीटर। तो 30 स्टेडिया में फैला था, इसका मतलब 4.5 किलोमीटर तक की लंबाई थी इसकी, और लगभग जो है 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई थी। 570 बुर्ज थे, यानी ये पूरा पाटलिपुत्र शहर जो है लकड़ी की दीवारों से घिरे हुए थे, लकड़ी की दीवारों से, जहां जगह जगह बुर्ज बने हुए थे। 570 कई एंट्री गेट थे। ये गंगा के किनारे था पाटलिपुत्र, और ये गंगा, सोन और गंडक नदी के किनारे था, 3 नदियों से घिरा था। ये सब जिक्र करता है। कहता है कि फाउंटेन होते थे, बहुत गार्डन होता था, और ऐसे पेड़ पौधे लगाए गए थे जो महलों के ऊपर चढ़े हुए थे, मनी प्लांट्स की तरह। तो ये सब फूल पत्तियों से सजा होता था, और कोयल, मोर, पशु पक्षी, हिरन सब होते थे। इस तरह से ये व्यवस्था थी, ऐसा कहा गया है। ये जो था पाटलिपुत्र पालीब्रोथा था। सूसा इकबताना से तुलना करता है और कहता है बहुत भव्य है, देवदूतों ने इसे बनाए हैं, इन सब का जिक्र करता है। तो सवाल है, यह फाहियान भारत में आया किस मार्ग से और कहां गया? तो गौर से सुनिए, क्रम ध्यान दीजिए, यूपीएससी क्रम पूछता है। यात्रा क्रम अगर देखें हम फाहियान का, तो खोतान, चीन में हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर खोतान है, साउथ वेस्ट चाइना में। खोतान से आया गंधार, और गंधार कहां है? पाकिस्तान में। गंधार से आया पेशावर, पाकिस्तान में। फिर आया इंद्रप्रस्थ, आपको मालूम है इंद्रप्रस्थ कहां है? दिल्ली। फिर आया मथुरा, मथुरा चला गया। मथुरा से गया कन्नौज, कन्नौज याद करिए, सेंट्रल यूपी। कन्नौज से गया साकेत, साकेत मतलब अयोध्या। अयोध्या से गया श्रावस्ती, श्रावस्ती यानी गोरखपुर के पास। और श्रावस्ती से गया कपिल वस्तु, यानी नेपाल गया, जन्म स्थान गया गौतम बुद्ध का। फिर वहां से गया कुशीनगर, जहां से मृत्यु स्थल है, देवरिया के पास कुशीनगर आज एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर वहां से बिहार के वैशाली आया, ठीक है, वैशाली। वैशाली से कहा गया? पाटलिपुत्र, यानी अब गया राजधानी पाटलिपुत्र। फिर आया नालंदा, ठीक है, और नालंदा जो आया, तो देखते हैं नालंदा में ये शख्स जो है गया, नालंदा जो बिहार में है। फिर वहां से राजगृह गया, जो पाटलिपुत्र की पुरानी राजधानी, मतलब मगध की पुरानी राजधानी थी। राजगृह से वो चला गया ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह उड़ीसा के तट पे था, ताम्रलिप्ति गया, बंगाल की खाड़ी के पास। और वहां से समुद्री मार्ग से गया श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर मलुक्का चैनल पास करके चीन चला गया। भूलिएगा मत, पीडीएफ फाइल इसका भेजूंगा, भूलिएगा मत। अब आइए, तो समुद्रगुप्त का अब दक्षिण भारत का अभियान मार्ग देख लीजिए। तो ये देखा आपने फाहियान का मार्ग, अब है समुद्रगुप्त का साउथ इंडिया का अटैकिंग मार्ग। तो पाटलिपुत्र से निकला कौशल, यहां कौशल का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ वाला। उससे गया महेंद्रगिरी, उड़ीसा। फिर कुक्कुर, कुक्कुर प्रदेश जो है उड़ीसा के पास एक छोटा राज्य था कुक्कुर, इसी को कुक्कुट कह देते, कुक्कुर गया। वहां से महाकंटक, महाकंटक मतलब क्या है? महाकौशल, यानी क्या है? उड़ीसा, यानी कटक जो है। फिर गया पिष्टपुर, ये भी उड़ीसा में है, पिष्टपुर। फिर आया अवमुक्त, वेंगी, या आंध्र प्रदेश, और क्या कहते हैं कि जो गोदावरी और कृष्णा नदी का क्षेत्र है वो वेंगी कहलाता है। पल्लव, फिर पल्लव राजा, तमिलनाडु में जो पल्लव राजा था उसके पास गया। फिर कांचीपुरम, फिर उसके बाद कुश स्थल, फिर पालम यानी कावेरी के दक्षिण तक गया। फिर गया लौटा, कावेरी तक गया, फिर लौटा। फिर आया नासिक, अजंता, एरंडपल होते हुए पाटलिपुत्र। तो ये इसका दक्षिण भारत का अभियान था।
अब आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में और भी बातें हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में और भी बातें हैं, और वो है महरौली, दिल्ली के साउथ में महरौली स्थित जो आयरन पिलर है, आयरन पिलर, वो आयरन पिलर जो है की स्थापना इसने की, जो लगभग 22-23 फीट है। 18 फीट जमीन से ऊपर है और बाकी नीचे गड़ा हुआ है। ये 22 मतलब 18 फीट है। ये ऐसे लोहे से बनाया गया है और इतना पॉलिश्ड है कि ये 1500 सालों से यूं ही खड़ा है खुले आसमान में, और रस्टिंग, जंग नहीं लगा है। तो ये रस्ट फ्री आयरन है। इट्स शो द टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन मेकिंग इन इंडिया। ये गरुड़ स्तंभ है, ऐसा ही इसका नाम उसके पिलर पे लिखा हुआ है, गरुड़ा पिलर, गरुड़ स्तंभ। और ये गरुड़ स्तंभ जो है, इसके ऊपर भी गरुड़ का, पक्षी का एक मूर्ति थी, पर वो अब नहीं है, पर गरुड़ स्तंभ है। तो ये किस लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे गरवाया था? तो गरवाने के पीछे इसका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का नॉर्थ वेस्टर्न सीमा को चिन्हांकित करना, टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज देयर नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ गुप्ता एम्पायर, यही था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देवराज भी था, देवगुप्त भी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज, देवगुप्त, परम भट्टारक नहीं, वराहादित्य, विक्रमादित्य, इन सब नामों से जाना जाता था। अब आइए, मैंने जैसे कहा था कि समुद्रगुप्त ने अपने दुश्मनों को पराजित करने के संदर्भ में, राज्य जीतने के संदर्भ में 3 नीतियां अपनाई। एक को कहते हैं ग्रहण नीति, यानी शत्रुओं पर अधिकार कर लो। तो अपने आसपास के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, ग्रहण नीति, ग्रहण करना। अनुग्रह नीति, जीतो राज्य को लौटाकर दया कर दो, जैसे सिकंदर ने, आप भी जानते हैं, पौरव के साथ किया था, पोरस। और मोक्ष, शत्रु को मुक्त कर दो, जीत लो फिर शत्रु को मुक्त कर दो। तो मोक्ष जो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किया वो मुक्त है। अब आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी जो संधि विग्रहक था मंत्री, वो वीरसेन ही था, जो ऑलरेडी हरिसेन का पुत्र था। उदयगिरी मालवा शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो वीरसेन ने उदयगिरी में, मालवा में और शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। अब आइए, सनकानिक महाराज, ये मालवा का सामंत था। मालवा का सामंत कौन था? सनकानिक महाराज, इसके साथ। अब आइए, आम्रकंदक, ये मालवा का सैनिक अधिकारी था। तो मालवा बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ पर सैनिक शिविर भी हुआ करता था, क्योंकि वेस्टर्न मार्ग पे था और ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ को जोड़ने वाला जगह था। बगल में राजधानी थी, बंदरगाह था और पश्चिम से व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसलिए मालवा उज्जैन क्षेत्र को काफी चौकस रखना पड़ता था। अब आइए, चांदी के तांबे और सिक्कों पर गरुड़ है, स्वर्ण पर शेर है, गोल्डन जो कॉइन्स है देखते हैं उस पर शेर का चित्र है। अब कुल मिला के ये बात समझिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया तो भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किया, जिसे दिनार के रूप में जाना जाता है, दिनार। ठीक है। और शेर के साथ अपना तस्वीर भी सिक्कों पर लगवाया। ये ध्यान में रखने की चीज है। वैसे गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, पर ये सिक्के कैसे होते थे? तो हम कहेंगे खोटे, यानी इम्प्योर। तो गोल्ड कॉइन्स सबसे ज्यादा किसने? गुप्तों ने, लेकिन इम्प्योर, नॉट फुल्ली 100% प्योर। क्योंकि प्योर कौन करेगा? कनिष्क, कुषाण राजा। ठीक है। अब आइए, एक सिक्के में चंद्रगुप्त द्वितीय तलवार पर ऐसे हाथ रखे हैं और एक बौना, एक ड्वार्फ आदमी है जो छाता लगाए हुए है। जैसे हवेन सांग को हमेशा देखते हैं ना, छाता ऐसे लगाए, बूढ़े से बुजुर्ग से, पिक्चर में देखिएगा हवेन सांग को। तो ऐसे एक बौना आदमी है, नाटा कद का, एक छाता लेके रखे हुआ है और छाते के बीच में जो है
जो अपना चंद्रगुप्त द्वितीय है वो तलवार को ऐसे ऐसे पकड़े हुए हैं तलवार। तो ये किसके सिक्के पे है? चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पे। एक सिक्के पे चंद्रगुप्त जो है विष्णु भगवान से प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। टेकिंग प्रसाद फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, इट्स ए डिपिक्शंस ऑन क्वाइन, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ले ली। विक्रम बैताल का ले लिया, बैताल 25ही, ठीक है ना। अब नवरत्न का ले लिया। कहते हैं इनके 32 कठपुतलियां थी, जासूस थे जो चारों दिशाओं में फैले रहते थे, सारी सूचनाएं देते थे। ये भी कहानी है, ठीक है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम की पुस्तक इसी के समय लिखी और पंचतंत्र में 5 कहानी है और एक कहानी खत्म नहीं होता, उसी के गर्भ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकलता रहता है। पंचतंत्र 5 कहानी। इस किताब को ही हितोपदेश कहते हैं। पंचतंत्र को ही हितोपदेश कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये 5 कहानी में कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहानी जो है एक व्यक्ति है, विष्णु शर्मा या जो भी, जो एक गुरु है जो राजाओं के पुत्रों को शिक्षा दे रहा है कहानी के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, मछलियां भी हैं, पशु पक्षी खास करके। तो जब कोई कहानी पशु पक्षियों पर ही आधारित हो, यानी उसमें सारे कैरेक्टर पशु पक्षी हो, तो उसको इंग्लिश में फैबल्स कहते हैं, ठीक है। और जब कहानी के भीतर से कहानी का जन्म हो, द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द वॉर्म ऑफ द प्रीवियस स्टोरी, दैट सच स्टोरी इज कॉल्ड द कथोप कथाएं। तो विष्णु शर्मा रचित जो पंचतंत्र है, कथोप कथाएं हैं, जिसमें 5 कहानियां हैं, इसे हितोपदेश कहते हैं, जो राजा के पुत्रों की, राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए की गई थी, ठीक है। अब आइए, तो इतनी सारी बातें हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद देखिए कुमारगुप्त। महेंद्र सेकंड के नाम से कुमारगुप्त जाना गया। शंकरादित्य, ठीक है। तो शंकरादित्य और इंद्रादित्य तो याद रखिएगा। तो शंकरादित्य नहीं है, शक्रादित्य इसका नाम है, शक्रा। बेटा शक्र इंद्र को कहा गया है और इंद्र को, तो इंद्रादित्य, शक्रादित्य। शक्र मतलब इंद्र। वैदिक धर्म की पुस्तकों में इंद्र के लिए पुरंदर भी और शक्रादित्य भी आया है। शक्र मतलब इंद्र। तो इसने अपना एक टाइटल रखा शक्रादित्य, दूसरा रखा इंद्रादित्य। और हवेन सांग इसके बारे में वर्णन करता है, जो बाद में आएगा, लेकिन वर्णन इसका भी करेगा। अब देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक यही है। 415 से 454 रूल किया, लगभग 39 साल। और इस तरह से 5th सेंचुरी एडी में आज के बिहार के राजगृह के पास नालंदा में नालंदा विद्यापीठ की स्थापना की, जो बौद्ध धर्म का एक महान विद्या का केंद्र हुआ, जिसे हमने 2010 में 822 वर्षों के बाद फिर से पुनर्स्थापित किया है, जो एक इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय विद्यापीठ की स्थापना इसी ने की। और कहते हैं कि इसमें 1000 लगभग शिक्षक थे और 10,000 प्लस विद्यार्थी रहा करते थे। इसमें एंट्रेंस लेने के लिए पहले जो द्वारपाल जो कुछ प्रश्न पूछते, उसका जवाब देना जरूरी होता। तो वर्बल एंट्रेंस एग्जाम होता, देन यू हैव टू बी टेक एंट्री, एंड आफ्टर दैट एक टीचर पे 6 या 8 या 10 बच्चे होते थे। जनरली यही माना गया है। जैसे पीएचडी आज करते तो एक प्रोफेसर के नीचे कितने लोग होते जो रिसर्च करते, 5, 7, 8, 10। तो ऐसे पढ़ाई होती थी, हायर एजुकेशन की पढ़ाई होती थी, ताकि एक एक को प्रॉपर शिक्षा दे, एक एक को धिंडनाग, ठीक है, धर्म कीर्ति कुमार जीव की तरफ पैदा करे। यानी जैसे कहते हैं ना, आजकल क्या है, 4 बेटा राम का, एक भी नहीं काम का, और एक बेटा राम का वही है काम का, तो क्या बात हो जाती है। तो याद रखिएगा बेटा, जैसे अक्षय कुमार है, आमिर खान है, और कुछ और ऐसे हीरो हैं जो पर्टिकुलर वर्क करते हैं और फिल्म को हिट करते हैं। साल में एक पिक्चर किया, उसको हिट किया। एक होता है कि बस कमाते चले जाओ। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ढंग से पढ़िए और आगे निकल लीजिए। चलिए अब आइए, तो ये देखा कुमारगुप्त का एक भीतरी स्तंभ लेख है। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी एक जगह है कानपुर यूपी में। हुनों का आक्रमण तेज हो गए थे। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार भारत पर हुनों के आक्रमण तेज हो गए थे,
परंतु कुमारगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की, फिर भी पतन की शुरुआत इसी के समय मानी जाती है, यानी हुनों के हमले तेज हो गए। अब आइए, अब देखेंगे कि चाइनीज हमले तेज हो गए, पाकिस्तान के हमले तेज हो गए जब तक कांग्रेस थी। अब इसको देखिए ऐसे, कैसे 62 देखिए, 47 देखिए, 62 देखिए, 68 67 देखिए, 71 वाला स्थिति देखिए, 75 की स्थिति देखिए, ये सब आपने देखा। लेकिन क्या होता है, जब राजा बदलता है, सोच बदलती है, तो स्थितियां बदलती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त। अगला जो शासक है स्कंदगुप्त 7वें नंबर का 455 से 467 तक शासन करेगा, और हुनों के आक्रमण और भी बढ़ गए, और हुन राजा तोरमान और तोरमान का बेटा मेहिरकुल, ठीक है, इन दोनों को यशोधर्मन नाम का जो राजा था पराजित किया। पर इसके बावजूद भी ये ठहरने वाले नहीं थे। हमने पाकिस्तान को कई बार पराजित किया, 47 में, 65 में, 71 में, सियाचिन ग्लेशियर 1988 में, फिर आपने देखा कारगिल में, फिर क्या कहते हैं स्ट्राइक किया, सब जगह हुआ, और अगला भी शायद बहुत जल्दी 2024 तक कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनती है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान लगा है। यही हुनों का अंदाज था, यही मलेच्छों का अंदाज था, ये सभी वही पश्चिम से ही आए हैं। भले आज इस्लाम है, पर उसके खून में वही अंदाज है। ये समझना पड़ेगा, इतिहास तो समझना ही पड़ेगा ना ये चीज़। तो हमें कंटिन्यू रिटेलिएट करनी पड़ेगी, और हमें डिफेंसिव पॉलिसी को ऑफेंसिव में बदलना होगा। उड़ी के बाद हमने ऑफेंसिवनेस लाए, और अब वो सोच रहा है कि अब क्या करें, पहले हम सोचते थे क्या करें। तो ये चीज़ है। अब आइए, अब देखते हैं स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्णदत्त जो था, यह स्कंदगुप्त का राज्यपाल था। तो स्कंदगुप्त का राज्यपाल पर्णदत्त सौराष्ट्र क्षेत्र का था, और पर्णदत्त के बाद उसका पुत्र हुआ चक्रपालित। तो पर्णदत्त का चक्रपालित राजा हुआ। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने स्थापित किया था, पर्णदत्त ने इसको क्या किया, जीर्णोद्वार करवाया, रिनोवेट करवाया। तो पर्णदत्त ने इसको रिनोवेट करवाया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए, अब है पुरुगुप्त, अगला राजा है, 467 से 476 के बीच हुआ, ठीक है। और ये अंतिम राजा के तौर पे जाना नहीं जाता, पर अंतिम तो नहीं, लेकिन एक राजा था। और उसके बाद पतन की दौर तीव्र हो गई, 550 तक शासन चला। हालांकि आखिरी राजा बुद्धगुप्त के रूप में जाना जाता है। और अब क्या होता है, सामंत जो हैं, जो प्रांतपति है, सूबेदार हैं, ये सब ताकतवर हो गए, क्योंकि राजा कमजोर होता चला गया। राजा के राजस्व में इनका एक बड़ा हिस्सा हो गया, भ्रष्टाचार फैल गया, स्थानीयता आ गई, राजा की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती चली गई। और इस तरह से धीरे 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 ये सामंत जो है हो गए। जैसे पिता की आय, अगर पिता सरकारी नौकरी में है, रिटायर कर जाते हैं, पूरा घर बनाया, और जैसे आय उनकी आधी हो जाती है, तो वो पेंशन में कुछ खुद भी जीने की कोशिश करते हैं। उनको महसूस होने लगता है, अनुभव, कि पैसा थोड़ी बहुत ताकत देता है, एनर्जी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, तो अपने पास थोड़ा रखना चाहते हैं। लेकिन इतने सज्जन होते हैं माता पिता कि अपने बच्चों पे ही खर्च कर देते हैं जरूरत आने पर रखना चाहते हैं अपने पास। लेकिन बहुत जगह ऐसे है कि पूरा का पूरा पेंशन परिवार के लिए चला जाता है, अपने पास एटीएम कार्ड भी नहीं रखते, बुजुर्ग हो गए, रखना चाहते हैं पर नहीं रख पाते, बच्चों की तकलीफ को देखिए। तो जैसे उनकी आय में कमी होती है, कॉन्फिडेंस में कमी होता है, और उस आय की कमी से जो घर के खर्चे बढ़े हुए हैं, उसको जो कोई भी आगे फील करता है, उसकी जो है फाइनेंशियल पावर की वजह से उसकी पूछ बढ़ जाती है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और फादर मदर का इंपॉर्टेंस कमने लगता है। बात समझ में आई? यही तो पतन है, समझ में आई बात? यही तो पतन है। तो जब केंद्र कमजोर होता है और प्रांतपति ताकतवर हो जाते हैं, मायने रखता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि माता पिता, आय कम पड़ गई तो क्या हुआ, सारे आय तो जीवन का वो हम लोग को ही दी नहीं, हर माता पिता ऐसे ही तो देते हैं।
संपत्ति हमारे लिए, शिक्षा हमारे लिए, भविष्य उन्होंने हमारे लिए गढ़े। तो आय कम हो जाने से क्या हो जाता है? उनकी आईक्यू तो डबल हो चुकी है, अनुभव तो डबल हो चुका है, ये मायने रखता है। तो वो सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहना चाहिए, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम गुप्तों के राजा के वंशावलियों का संदर्भ त्याग देते हैं। अब गुप्तकालीन प्रशासन पर आते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्तकालीन प्रशासन का संदर्भ क्या है तो समझिए। बड़ा पुत्र को युवराज कहते, उपाधियां जो होती थी राजाओं की जनरली परम देवता, परम भट्टारक, पृथ्वीपाल, चक्रवर्तीन, विक्रमादित्य, वराहादित्य। अब रानी की उपाधियां जो क्वीन होती थी, उनके टाइटल खिताब क्या होते? परम भट्टारिक, देवी महारानी। तो देवी महारानी, परम भट्टारिका, ये रानी की उपाधि होती। कुमारामात्य, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, कुमारामात्य। याद करिए, हरिसेन पुत्र वीरसेन, ये दोनों अपने अपने समय का सबसे बड़ा अधिकारी कुमारामात्य था। तो कुमारामात्य सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को कहा जाता। दंडपाशिक, पुलिस डिपार्टमेंट का जो चीफ होता उसे दंडपाशिक कहते। दंडपाशिक हो गया। अब है साम्राज्य जो था वो प्रांतों में, और प्रांत देखें तो प्रांत को देश कहते थे, ठीक है। और तो साम्राज्य प्रांतों में, प्रांत को देश कहते हैं। अब ये जो प्रांत या देश जो भी मान लीजिए, प्रांत फर्दर भुक्ति में, भुक्ति में बटे होते हैं। भुक्ति यानी विषय, और ये भुक्ति बाद में अवनी में, और अवनी से ग्राम में। तो आपने देखा साम्राज्य, प्रांत, भुक्ति, अवनी और ग्राम। देखिए साम्राज्य जो था वो किस में बढ़ जाता था? तो देखते हैं प्रांत में। प्रांत को क्या कहते हैं बेटा? देश। अब ये देश किस में बढ़ जाता था? भुक्ति में। भुक्ति को क्या कहते थे? विषय। अब ये भुक्ति से क्या होता? अवनी। और अवनी किस में बढ़ जाता? ग्राम में। अवनी ग्राम में। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। ध्यान देंगे तो गुप्त साम्राज्य प्रांतों में, प्रांत भुक्ति में, भुक्ति अवनी में, अवनी ग्राम में। अगर इसको हम, तो इसको जो अगर हम देखें साम्राज्य को, तो प्रांत क्या हो गया बेटा? आज जैसे ये इंडिया हुआ ना एग्जाम्पल, तो प्रांत क्या हो गया हमारा? बिहार या यूपी समझिए। भुक्ति क्या हो गया बेटा? डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। अवनी क्या हुआ बेटा? इसको कहते हैं तहसील या ब्लॉक या प्रखंड। अवनी क्या हो गया बेटा? तो अवनी हो गया पंचायत या गांव का जो भी है। देखा बेटा, इस तरह से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल उठाइए, इंपॉर्टेंट। अब आइए, अब हम
दो चार भुक्ति का नाम लेंगे, हॉट क्वेश्चन है। जेजा भुक्ति, वीर भुक्ति, ये दोनों उत्तर बिहार में थे। जो आज का बिहार है, जो नॉर्दर्न बिहार है, जेजा भुक्ति और वीर भुक्ति ऐसे दो इंपॉर्टेंट भुक्ति थे। पुंड्रुवर्धन एक भुक्ति था, वर्धमान एक भुक्ति था। बेटा पुंड्रुवर्धन आज बंगाल में है, वर्धमान एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। तो वर्धमान और पुंड्रुवर्धन ये दोनों दो भुक्ति थे जो आज बंगाल में है। बिहार में जो भुक्ति था जेजा भुक्ति और वीर भुक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में भी है, याद रखिएगा। अब आते हैं उपरीक महाराज, ये एक अधिकारी होते उपरीक महाराज, ये भुक्ति के प्रशासक को कहते। मैंने क्या कहा, जो भुक्ति है डिस्ट्रिक्ट, इसके प्रशासक को क्या कहते, ऑफिसर को उपरीक। तो उपरीक महाराज डिस्ट्रिक्ट का यानी भुक्ति का सबसे बड़ा ऑफिसर होता। अब आइए पूरपाल। बेटा पूर का मतलब होता है नगर, नगर जो चार दीवारी से घिरा हो, चाहे राजधानी नगर हो या कोई भी नगर हो। तो पूर मतलब नगर। तो पूरपाल, पाल मतलब होता है देखभाल करने वाला, जैसे द्वारपाल। तो द्वारपाल जैसे है तो ऐसे पूरपाल यानी नगर का सबसे बड़ा अधिकारी। समझ में आई बात। तो नगर का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया पूरपाल। अब है पौर। पौर मतलब होता है क्या, नगर समिति। आज भी देखिए पौर किसको कहते हैं, महापौर, पौर नगर निगम के अध्यक्ष को, चीफ ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और मेट्रोपॉलिटन में महापौर कहते हैं। तो उस टाइम में जो नगर समिति होती, जो नगरों का काम देखती थी, तो वो क्या कहलाती, पौर। तो पौर होता था नगर। अब आइए फिर है ग्रामिक। गांव का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते हैं, ग्रामीण। तो इसका जो चीफ होता उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण। ग्रामीण मतलब गांव का मुखिया। फिर होता था पंच मंडली। जो पंचायत आज है ना, जिसको सरपंच और वार्ड कमिश्नर होते हैं, ग्राम पंचायत उससे बनती है। तो ग्राम पंचायत को जो पंचायत होती थी, पंचायत, वो क्या कहलाती थी, पंच मंडली, 5 लोगों का समुदाय जो फैसला सुना दे। अग्रहार, ब्राह्मणों को जो गांव प्राप्त होते इस समय उसे अग्रहार कहते। अग्रहार मतलब ब्राह्मणों का गांव। तो ब्राह्मणों के गांव को अग्रहार कहते थे, क्योंकि अग्र मतलब होता है बड़ा, अग्रज। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अग्रहार पूछेगा। अब देखते हैं भार मतलब क्या होता था। तो भार मतलब क्या कहते हैं, टैक्स इज बर्डन। इकोनॉमिक पढ़िएगा तो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी बर्डन है, एक भार है, दैट आई हैव टू पे, वी हैव टू पे। टैक्स इज ए बर्डन, वी हैव टू पे। इफ यू आर नॉट पेइंग दैट इज द पनिशेबल ऑफेंस। तो क्या होगा, दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जो है उस टाइम में जो टैक्स होते थे उसको भार कहते थे। भार चुकाना है, टैक्स यानी जो कंपलसरी होता था। यकीन मानेंगे शादी विवाह में लोग एक दूसरे को कपड़े लत्ते वगैरह देते, चूड़ा चीनी, बहुत सारी चीजें दिया जाता था, इसको भार ही कहते थे। बात समझ आए। तो भार यानी जो कंपलसरी बन जाए, तो टैक्स को भार कहते थे। और भार जो होता था 1/6, ये जो लैंड रेवेन्यू होता भार, भूमि कर यानी उपज का 1/6 होता था। अगर 6 किलो चावल का उत्पादन हुआ है तो 1 किलो टैक्स में चला जाएगा, 5 किलो किसान अपने पास लेगा, लेकिन वो 5 किलो में भी फिर 2 किलो निकल जाएगा। जजमानी प्रथा का हजाम को, नाई को, ठाकुर को, बढ़ई को, डोम को, चमार को, सबको देना है, सबका हिस्सा है उसमें। क्योंकि कैश तो देते नहीं थे, बाल बनवा लेते थे, हल बनवा लेते थे, कल्टीवेटर बनवा लेते, लोहार से, सुनार से, तो सबको देना है उसी जजमानी। तो एक्चुअली आधा चला जाता था किसान के घर। भोग, राजा को प्रत्येक दिन जो फल फूल दिया जाता था
उसको भोग कहते थे। आज भी भगवान को कहते हैं ए रुको 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 अभी नहीं खाएंगे, पहले भगवान को भोग लगा लेते हैं। नहीं, चीनी किशमिश छुआरा प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं, तो भगवान को जो भोग लगाते हैं, ये राजा महाराजाओं को रोज दिया जाने वाला फल फूल है जिसको भोग कहा जाता था। हिरण्य, जब टैक्स कैश में दिया जाता तो हिरण्य, क्योंकि हिरण्य मतलब होता है गोल्ड, सोना, तो व्हेन टैक्स पेड इन कैश कॉल्ड हिरण्य। जब टैक्स अनाज के रूप में दिया जा रहा है, यानी अनाज है तो अनाज के रूप में, तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे मेह। टैक्स व्हेन पेड इन ग्रेन दैट्स कॉल्ड मेह। अब है जो लैंड होता था 5 टाइप्स की, जमीन 5 प्रकार की। एक तो खेती योग्य भूमि होती, एक साधारण भूमि होती, तीसरा चारागाह जिसमें पशु चरते थे, घास का मैदान चारागाह, चौथा शील, शील मतलब बंजर यहां कुछ न उपजे, और पांचवा अगहत, अगहत मतलब होता है जंगल, जो जंगल वाले क्षेत्र थे, फॉरेस्ट एरिया। सिंचाई के जो साधन थे, द मीन्स ऑफ इरिगेशन वॉज रहट। रहट को ही घंटी यंत्र कहते हैं। गूगल पे जाइएगा, रहट क्लिक करिएगा, इरिगेशन मोड ऑफ ऐसे लिखिएगा, मीन्स ऑफ इरिगेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो अपने आप रहट भी आ जाएगा। जो स्वर्ण मुद्राएं थी गुप्तों की, द गोल्ड मेड करेंसी थी गुप्तों की, नोन एज दिनार। यह हॉट क्वेश्चन है। गुप्तों की जो गोल्ड करेंसी थी उसे दिनार कहा गया है। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, यूनान का जो सिक्का होता, कॉइन्स, करेंसी, उसे द्रख्म कहा जाता। द्रख्म, द्रख्म ये यूनानी करेंसी का नाम था। और जो इटली था उसकी जो सोने के सिक्के होते दिनार कहलाते। तो हमने भी दिनार नाम रखा था। अब आइए बेटा, हमें एक अभिलेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हमें एक अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन, जो मंदसौर से मिलता है। मंदसौर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन मालवा रीजन, वेस्ट मध्य प्रदेश, नोन फॉर इन द वर्ल्ड, सॉरी इन इंडिया, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, अफीम का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, मालवा, एमपी। तो मंदसौर का एक अभिलेख मिला है जो 437 से 438 के आसपास का है। इसमें लिखा है क्या, सुनिए। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण और उसके मरम्मत के लिए बहुत सारा धन दिया था। यानी मंदसौर के बुनकरों की एक श्रेणी, श्रेणी जानते हैं ना, गिल्ड, व्यापारियों का समूह गिल्ड कहलाता। तो बुनकरों की एक गिल्ड थी जिसने मंदसौर में सूर्य मंदिर के निर्माण में बहुत धन दिया कि मंदिर का निर्माण भी करो और जरूरत पड़ने पर मरम्मत भी करते रहे। आज भी मंदसौर में बहुत करोड़पति लोग हैं स्मगलिंग ओपियम का। अब आइए हम देखते हैं, श्रेणी जो है आधुनिक बैंक की तरह थे। जो श्रेणी है आधुनिक बैंक की तरह थे, सारी बैंकिंग व्यवस्था थी। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ हमारे देश से अब क्या होता है, व्यापार कम हो गया। रोम जो डिक्लाइन किया, जिसकी वजह से वहां पर डिमांड में कमी आई, तो वो ऑर्डर देना कम कर दिए और हमारा उत्पादन कम पड़ गया, एक्सपोर्ट में कमी आ गई। नतीजतन गुप्त साम्राज्य का पतन भी होने लगा, जैसे ही व्यापार का पतन हुआ। अब देखते हैं 5वीं सदी का एक अभिलेख है जिससे पता चलता है, और एनसीईआरटी बहुत प्रेम से लिखा है, जरा गौर से सुनिए।
गुजरात के लाट प्रदेश में रहने वाली बुनकरों की एक टोली, एक श्रेणी जो है समय के साथ अपना बुनकरी का पेशा छोड़कर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, मंदसौर क्षेत्र में लौट आई और कृषि व्यवसाय को पुनः अपना लिया। लाट प्रदेश साउथ गुजरात, व्यापारिक अड्डा, समुद्री व्यापार का क्षेत्र, वहां पर बुनकरों की टोली रहती थी और व्यापार करती थी। लेकिन जैसे ही रोम से व्यापार में कमी आई, लाट प्रदेश के बुनकर जो एक्चुअली अपने अपने गांव के थे, मालवा क्षेत्र के, मंदसौर के, सब आगे मालवा मंदसौर और फिर से खेती अपना लिया। व्यापार में कमी आई, मुद्रा व्यवस्था में कमी आई, सामंतवाद आ गया, रोज लड़ाइयाँ खून से हो रही है, स्थितियाँ बदतर हो गई। वहाँ व्यापार में कमी आई क्योंकि वहाँ पतन हुआ, डिमांड कम हुआ, व्यापार कम हुआ। आज वही चीज़ देखने को मिलता है। कोरोना आया, व्यापार कम, नोटबंदी, ये सब चीज़ें, लोग कहाँ लौट रहे हैं? अपने गांव की ओर। जाएगा आखिर कहाँ? जहाँ का है वहीं ना जाएगा। तो ये चीज़ अब है पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह। अब देखते हैं गुप्त काल में जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट पे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, एक ताम्रलिप्ति जो ओडिशा के तट पर था, एक घंटशाला जो उड़ीसा के ही तट पे था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताम्रलिप्ति और घंटसाला दोनों उड़ीसा के तट पे, बंगाल के तट पे, बंगाल की खाड़ी के तट पे, गुप्त काल के दो महत्वपूर्ण पूर्वी तट के बंदरगाह, ताम्रलिप्ति, घंटसाला। पॉइंट क्लियर। तो उत्तर में बंगाल के, कहने वाला उड़ीसा के उत्तर में ताम्रलिप्ति और उसके नीचे घंटसाला। अब आइए वेस्टर्न कोस्ट पर जो बंदरगाह है, भड़ौच, जो गुजरात का भारूकक्ष भड़ौच कहते हैं, भड़ौच बंदरगाह। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, कैम्बे, खंभात की खाड़ी में कैम्बे, दो हो गए। तीसरा जो है कल्याण, जो महाराष्ट्र में कल्याण है ना, सबर्बन, यानी मुंबई का एक छोटा सा टाउनशिप कल्याण। और नाम सुना है नाला सोपारा, जो अक्सर कपिल शर्मा शो में बोलते रहते हैं, नाला सोपारा। तो नाला सोपारा, तो सोपारा ये भी जो है बहुत बड़ा बंदरगाह था मौर्य काल से ही, गुप्त काल का भी बंदरगाह। तो कल्याण और सोपारा मुंबई क्षेत्र के पास, कैम्बे और भड़ौच गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में। ये चार महत्वपूर्ण बंदरगाह पश्चिमी तट पर, अरब सागर के तट पर, खंबात की खाड़ी से लगे हम देखते हैं। ये जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बिंदु था। ठीक है। ताम्रलिप्ति से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक से व्यापार होता, और पश्चिमी तट से जो है अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप तक से व्यापार होता था। ये याद रखेंगे। भारत में चिनाशुक, सूक मतलब होता है संस्कृत में सूत, फैब्रिक, धागा। चीन मतलब चाइना, चिनासुक, चीन से आया हुआ धागा। द फैब्रिक्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, दैट वाज रेशम, सिल्क। तो हमारे संस्कृत ग्रंथों में रेशम के लिए चिनासुक का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इथोपिया, जो अबिसिनिया है, इथोपिया, वो वहां से हम हाथी का दांत मंगाते थे। अरब से घोड़ा आता था, और ईरान बैक्टीरिया से भी घोड़ा आता था। याद रखिएगा, ये सब व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र था। अब आते हैं हम समाज पे, सोसाइटी पे। ठीक है, समाज पे आते हैं कि सोसाइटी कैसी थी। तो ध्यान से सुनिएगा। उस समय परवर्ती काल यानी लेटर फेज ऑफ गुप्ता एरा जो था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सभी जो सनातन वैदिक काल के रीति रिवाज थे उसमें बदलाव आने लगा, स्ट्रेस आने लगा, सामाजिक क्षेत्र में तनाव आने लगा, और बहुत सारे जातियां सब भी और उभर के आए। बहुत सारे ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को भूमि दान की गई, और भूमि व्यवस्था पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंड होने लगे। तो लैंड स्ट्रेच करने लगा, नतीजतन जमीन से जुड़े झगड़े वगैरह शुरू हुए, वस्तु विनिमय प्रणाली आई, और मुद्रा व्यवस्था में कमी आई, इंडिपेंडेंट गांव शुरू हो गए,
एक गांव में ही पंडित, महाजन, डोम, चमार, नाई, पासवान, जो भी जाति धर्म के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय रहते थे, वो आपस में एक दूसरे का काम करते थे और एक दूसरे को मिल बांट करके अपनी व्यवस्था चलानी होती थी। बाहर से व्यापार का संबंध कम हो गया, लोगों से आना जाना कम हो गया, तो बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, क्षेत्रीयता, रीजनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। और ये भी हुआ कि जंगल और काटे जाने लगे और भी खेती की जमीन बाहर निकलने लगे, और जो आदिवासी समुदाय के लोग थे जो मेन स्ट्रीम में नहीं जनरली रहते, वो अपने जंगलों में अपने अंदाज में रहते थे। वो और इतना ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया आर्यों को, वो दूर दूर दराज तक पहुंचे, जिससे जो वहाँ के स्थानीय नेटिव थे उनसे इनका ताल्लुकात बढ़ते गया। तो जादू टोने भी आए, उनके देवी देवता भी आर्यन सिविलाइजेशन में आना शुरू हो गई। तो स्थानीयता और आर्यकरण चरम सीमा पर आ गया। इससे क्या होता है कि एक दूसरे को देखते हुए, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है वाली बात देखते हुए क्या होता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों का जो अपना व्यवस्थित क्रियाकलाप था, अर्थव्यवस्था थी, उससे बाहर लोग जाने लगे। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और मिंगलिंग होने लगी, एक वर्ण दूसरे वर्णों में शादी विवाह भी करने लगे, जिससे कई और वर्ण पैदा होते गए, संकर नस्ल विकसित होता चला गया। इन सब चीज़ों को कुछ लोगों ने बहुत सारे नियम कायदे कानून बना के रोकने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। ये सब चलते रहे तो बड़ा उथल पुथल हुआ। ब्राह्मण जो है अब जमींदार हो गए हैं, क्षत्रियता का पालन कर रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, ब्राह्मण धर्म भी प्रगाढ़ हो रहा है, बहुत सारे आडंबर आ गए हैं, और नीचे वाले तबके के लोगों का शोषण और बढ़ गया है। वैश्य की स्थिति गिर गई, शूद्र की स्थिति पशुपालक के रूप में, कृषक के रूप में थोड़ी बढ़ ही गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे शूद्र अब आ गए, महादलित कह लीजिए या शूद्र आ गए, जो इन चार वर्ण के भीतर नहीं समा रहे थे। ऐसे में उनको अलग जाति, अलग पहचान दिया गया, अलग उसको क्रियाकलाप पद्धति तय कर दी गई। चंडाल, चंडाल शब्द सुनते हैं, इसी समय में चंडाल आए। अंबस्ट इसी समय में आए। तो ऐसी बहुत सारी जातियां आई। कायस्थ वर्ण, जो हमारे कायस्थ समुदाय के लोग हैं, अमिताभ बच्चन से लेके हमारे बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है, ये सब जो है कायस्थ समुदाय से हैं, जो लिखा पढ़ी करने में आ गए, लिपिक वर्ग में आ गए, क्लर्क में आ गए, राजा महाराजा के साथ रहने लगे, उसके ऑफिस में आने लगे, और इस तरह से जो उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम दिखने लगे, और एक अच्छे ताकतवर समुदाय के रूप में उभर के आए, जो पढ़े लिखे समाज के तौर पर जाने गए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सब कैसे आए, कैसे? तो इसी व्यवस्था को कहते हैं, जब अपने हिसाब से नियम कायदे कानून टूटने लगे, कोई काम न करे तो कहते भैया ये तो कलयुग है। तो कलयुग का कॉन्सेप्ट यही है, लेटर गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो अब इसको समझिए जो मैं कह रहा हूं। तो बहुत सारी जो है मिश्रित जातियां आ गई। तो मिश्रित जातियां जो आ गई बहुत सारी, वो देखिए। अंबस्ट, तो अंबस्ट जाति कैसे आया? तो याद रखिएगा, अंबस्ट का काम था चिकित्सा करना। ये लोग डॉक्टर होते, चिकित्सक होते, वैद्य होते अंबस्ट। पर अंबस्ट का जन्म कहां से हुआ, इस जाति का जन्म कैसे हुआ? तो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री, ब्राह्मण वर्ग के पुरुष और वैश्य स्त्री ने जो शादी की, उसका जो संतान हुआ वो अंबस्ट वर्ग कहलाएगा, और उसे कहा चिकित्सा का काम तुम्हारा करना। समझ में आई? तो वैदिक काल में जो थे वो तो कर्म पे आधारित था, जन्म पे फिर आधारित हो गया। अब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच अगर शादी होती है तो होने वाला संतान ना तो ब्राह्मण कहलाएगा न वैश्य, इन दोनों से निम्न कुल का होगा, लोअर देन द बोथ ऑफ मदर एंड फादर्स कुला, वरना तो उससे नीचे होगा। नाम दिया अंबस्ट। काम क्या करोगे? चिकित्सा, भार, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ पार्शव। पार्शव का काम क्या था? तो ये जो है पार्शव मल्लाह थे, फिशरमैन थे। पार्शव ये क्या करते थे? निषाद कहलाए। ये मछली पकड़ने का काम, नाव बनाने का काम, नाव के इधर से उधर ले जाने का काम कहलाए। अब ये कौन थे? तो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुआ वो हुआ आपका कौन? तो पार्शव। याद करिए, महाभारत देखा होगा, महाभारत में सत्यवती है, और सत्यवती मल्लाह की बेटी है। सत्यवती ऐसे ही उत्पन्न हुई थी, ये ध्यान रखिए। अब आइए,
चंडाल। चंडाल मतलब अंत्यज। अंत्यज मतलब हमारे समाज में उस जमाने के बने नियम के अनुसार ब्राह्मण सर्वोपरि और सबसे जो नीचे का वर्ण होता वो हो गया चंडाल। और चंडाल को अंत्यज, जिसे छुआ न जा सके, अनटच्ड हो गए। और ये कैसे पैदा हुए? तो कहते हैं जहां पर मेल शूद्र था, यानी शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए या रिश्ते बनाए जिससे संतान हुआ, तो संतान शूद्र से भी नीचे जाएगा, यानी कहां पहुंचा दिया? चंडाल। याद रखिए। अगला है उग्र। उग्र का काम था सांप निकालना, सांप पकड़ना, तो सांप का काम उग्र को दे दिया। आज कालबेलिया कह सकते हैं राजस्थान का उग्र। और उग्र कैसे पैदा हुआ? तो वैश्य पुरुष और शूद्र महिला से उत्पन्न संतान उग्र कहलाया। कायस्थ जाति, ये लेखन का काम करते, काउंटिंग का काम करते, पेपर डॉक्यूमेंटेशन का काम करते, जमीन जायदाद के पेपर तैयार करते, टैक्स वैक्स का हिसाब रखते। ये तो कायस्थ जाति कहां से आए? तो उनके लिए दिया है कि ब्राह्मण, ठीक है, फीमेल, और वैश्य मेल, यानी कि वैश्य पुरुष ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न जो हुआ वो कहलाए कायस्थ। अब आइए, गुप्त काल में पहली बार हमें सती प्रथा का इंस्क्रिप्शनल एविडेंस किसी स्तंभ पर लिखा हुआ, तो अभिलेखीय साक्ष्य पहली बार भारत के इतिहास में सती प्रथा का हमें मिलता है 510 एडी का एरन अभिलेख, जो आज के मध्य प्रदेश के सागर जिला स्थित एरन नाम के जगह पर है, जिसमें भानुगुप्त के मरने पर, सामंत था भानुगुप्त के मरने पर, उसकी पत्नी भी जो है साथ में सती हो गई, जल गई, तो उसको कहते प्रथम सती का उल्लेख इंस्क्रिप्शनल 510 एरन अभिलेख। हॉट क्वेश्चन है। अब आइए, यहां पर देखते हैं कुटनी नाम की एक कथा है जिसमें वृद्ध वेश्या की कहानी है। और धार्मिक स्थिति में देखें तो मूर्ति पूजा का चलन हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिदेव का गठन हुआ, पंच देवता का गठन हुआ, पंचायत श्रेणी के मंदिर बनने लगे, ठीक है। और ब्रह्मा जो है सृष्टिकर्ता, विष्णु जो है पालन करता, और महेश जो है संहारक के रूप में आए। काली दुर्गा को स्त्री रूप में देवी मानते हुए शक्ति स्वरूपा माना गया, शक्ति माना गया। अर्धनारीश्वर की कल्पना और पूजा इसी समय आई और प्रचलित हुआ। जो भागवत संप्रदाय है, भगवत संप्रदाय है, यानी कि कृष्ण की पूजा पॉपुलर इसी समय में हुई, भागवत संप्रदाय गुप्त काल में। विष्णु और महादेव को, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव, हरिहर की पूजा इसी समय शुरुआत हुई। मंदिर निर्माण की कला जिसमें ईंट का प्रयोग होता इसी समय में थे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर इसी समय बने। सूर्य पूजा मंदसौर में इसी समय प्रचलित हुआ। सूर्य को लोकार्क, मार्तंड, कोणार्क, वशवरा स्वामी ये सब कहा गया है। विष्णु मंदिर भुमरा, नागौर राजस्थान में मिला है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में मिला है। दशा अवतार मंदिर, विष्णु के 10 अवतारों पर जो मंदिर है वो हमें देवगढ़ और झांसी यूपी से प्राप्त होता है। भीतर गांव का लक्ष्मण या लक्ष्मण मंदिर कानपुर से प्राप्त होता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, याद रखिएगा यहां से हॉट क्वेश्चन आएगा, गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कौन कौन थे? वसुबधु, असंग, दिंडनाग। तो वसुबधु, असंग और दिंडनाग ये बौद्ध भिक्षु थे, बहुत पहुंचे हुए स्कॉलर्स थे। हम देखते हैं यहां पर एक जैन साध्वी गुप्त काल में हमें दिखाई देती है, जैन साध्वी। तो जैन साध्वी का नाम था हरि स्वामिनी। मथुरा की एक जैन साध्वी थी हरि स्वामिनी। हॉट क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब आइए, अजंता की जो चित्रकला है, अजंता की गुफा संख्या 16-17 जो 500वीं सदी के उत्तर गुप्त काल में बनी। 16 में मरनाशन राजकुमारी का चित्र है, एक राजकुमारी डेथ कर रही है उसका चित्र है। और 17वीं गुफा नंबर में महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु से संबंधित है उसका जो है चित्र है।
ग्वालियर मध्य प्रदेश में बाघा की गुफा के कुछ चित्र इसी समय के हैं। जो बाघा गुफा का खोज बेंजर फिल्ट ने 1818 में किया था और गुप्त काल को कला साहित्य और संस्कृति के आधार पर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। सबसे अधिक संस्कृत साहित्य की रचना इसी गुप्त काल में हुई। गुप्त काल के नाटक में छोटी जाति यानी कि निम्न वर्ग के पात्र और स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलते, जबकि अभिजात्य पात्र और राजा महाराजा जो थे संस्कृत बोलते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे इसको खींचेंगे भी तो खींच नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, इसको यहीं रोकते हैं। कल ये लास्ट भी होगा और दूसरा शुरुआत भी होगी। तो याद रखिएगा, कल हम लोग गुप्त काल की कुछ चीजें और पढ़ेंगे, करीब 20 मिनट, तो गुप्त खत्म होगा और हर्षवर्धन भी शुरू करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कल तक के लिए इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।